नमस्कार। एनसीईआरटी की किताबों में ढेर सारे बदलाव किए जा रहे हैं। खासकर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए नई पाठ्य पुस्तकें जारी कर दी गई हैं। अंग्रेजी की किताबों के नाम मैरीगोल्ड हनिस्कल से बदलकर मुर्दंग और पूर्वी कर दिया गया है। एक किताब का नाम संतूर कर दिया गया है। भारत में आज इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, सियासत के गलियारों में भी तय किया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और इतिहास की किताबों में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा इतिहास सही है, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया या जो अब बदला जा रहा है। कि कक्षा 8 में नई किताब आई है, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में है। इसमें मुगल शासकों को क्रूर और निर्दयी बताया गया है। अकबर शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण, बाबर को निर्मम आक्रमणकारी, जबकि औरंगजेब को गैर मुस्लिम का हत्यारा बताया गया है। ब्रिटेन अपने बच्चों को शहीद भगत सिंह को अपराधी बताता है, पर हमारे देश में अत्याचार करने वाले मुगल शासकों का महिमा मंडन क्यों किया गया? क्या यह वोट बैंक पॉलिटिक्स थी? एनसीईआरटी तब सही था या अब सही है? क्या पाठ्यक्रम सुधार जरूरी है? क्योंकि यह सब तो सरस्वती शिशु मंदिर में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या ये लड़ाई विचारों की है? क्या यह सबूतों की लड़ाई है? और क्या यह सबसे बढ़कर बच्चों की सोच की है? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान भाजपा से फैसल सिद्दीकी जी होंगे। आप थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। लखनऊ से सपा के प्रवक्ता आजम खान जी जुड़ेंगे, तो कांग्रेस से इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेश गौतम शामिल होंगे। आपने इतिहास में 7 किताबें लिखी हैं। सबसे पहले हम गौतम जी से सवाल करना चाहते हैं। सीधा सा सवाल है गौतम साहब, एनसीईआरटी में ये सारी बातें आज कैसे और क्यों याद आ गई? राजेश जी। देखिए राजेश भाई, के इनको हुकूमत में आए हुए 11 साल हो गए हैं। और हाँ। जिन वादों को लेके, जन समस्याओं से संबंधित जिन वादों को लेके ये हुकूमत में आए थे, वो तो ये पूर्ण ना कर सके। तो समय समय पर पब्लिक को भ्रमित करने के लिए ये इस प्रकार के प्रकरण उठाया करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इन्होंने औरंगजेब औरंगजेब चिल्लाना शुरू किया, और औरंगजेब की मजार को कुछ लोग खोदने के लिए पहुंच गए। तो ये इनका एजेंडा है कि जब जब इनको लगेगा कि हम हुकूमत पाने के लिए अभी सुटेबल नहीं है, या हमारे किए गए काम जनता को भा नहीं रहे हैं, जनता नाराज हो रही है, तब तब ये देश को बांटने का, हिंदू मुस्लिम करने का ये काम करते हैं। उसी पॉलिसी के तहत, चिर परिचित पॉलिसी इनकी है, उसी पॉलिसी के तहत ये आज पाठ्यक्रमों में, एनसीईआरटी की पाठ्यक्रमों में, जो कि बड़ा प्रमाणिक इतिहास होता है, उसको ये जी। बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबों में ये जो आज एनसीईआरटी कक्षा 7 की किताबों में कर रहे हैं, ये इससे पहले उत्तर प्रदेश के बोर्ड की किताब करते रहे। एक बड़ा 1 मिनट में एक वाक्य बताऊंगा कि राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया, और वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो गया। तो राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े को ढूंढा, जब नहीं मिला तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। और पृथ्वी को खोदते खोदते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जी। समझा कि इसी ऋषि ने ये घोड़ा बांध रखा है। उस ऋषि से बदसलूकी की, उस ऋषि ने इनको भस्म कर दिया। वही कहानी बाद में भागीरथ के द्वारा, वो जो लोग भस्म हुए थे, राजा सगर के वंशज के लोग, उनकी जी। तृप्ति के लिए गंगा को लाया गया। अरे भाई, गंगा हिमालय के किसी ग्लेशियर के पिघलने से अवतरित होती हैं, और वो गंगोत्री मूल के स्थान से निकलती हैं। ये ना पढ़ा के बच्चा को राजा सगर की कहानी पढ़ा रहे हैं। देखिए, पौराणिक चीजें, धार्मिक जी। चीजें आप अपने संप्रदाय मत के अंदर तक आप सीमित रखिए। कुरान को पढ़ने वाले लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, अगर कुरान की बात को इतिहास में लगा के वो बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल करके अगर पढ़ाने लगेंगे, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बच्चों की हम वैज्ञानिक अवधारणा और वैज्ञानिक सोच से हट के हम फिर उसी अंधे कुएं की ओर बढ़ जाएंगे
जो हमें संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि देश में वैज्ञानिक सोच का विकास करे। यह हमारा संवैधानिक दायित्व है। आज उस जी संवैधानिक दायित्व से वंचित हो रही है, उस संवैधानिक दायित्व से पथ से भटक रही है। तो ये गवर्नमेंट का गलत काम है, ये इनको नहीं करना चाहिए। सही सही पार्टी, आप वादा करके आए थे 2 करोड़ नौकरी देने का, आप 2 हाँ करोड़ नौकरी नहीं देते हैं तो 1 करोड़ नौकरी दीजिए। वादा हाँ करके आए थे आप काला धन लाने का, काला धन नहीं ला पाए तो अरे भाई आप वादे ऐसे करिए, काला धन लाने के बजाय काला धन आपका विदेशों में बढ़ गया। इन्होंने जी कहा था हमारे जैसे इनकम टैक्स पेई लोग हैं, ये काला धन आएगा तो हमारे खातों में, हम ईमानदार जो इनकम टैक्स मास्टर लोग हैं, हमारे खातों में पैसा डाला जाएगा। वो तो सब तुम कर नहीं रहे हो, वो कर सकते नहीं हो। तो ये क्या करते हैं, हुकूमत में बने रखने के लिए भोली भाली जनता को उद्वेलित करने के लिए इस प्रकार के ये काम करते हैं। उसी के तहत ये लाए हैं, वरना अगर इनको कोई संशोधन करना होता जी 2014 में जब हुकूमत में आए थे, उसी समय से ये काम करना शुरू कर देते। जी मैं आजम खान साहब से जानना चाह रहा था। आजम साहब, इस भौतिकवादी युग में क्या अकबर, औरंगजेब और बाबर पर विवाद जायज है क्या? अब इस पर कोई राग पीटना चाहिए क्या? इस पर कोई राग चलना चाहिए क्या? आप बताइए। मतलब अब तो ये बड़ी सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई, लेकिन अभी भी हम उसी पर उलझे हुए हैं। आपको क्या लगता है, एनसीईआरटी में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, उससे आप सहमत लगते हैं क्या? देखिए राजेश जी, सवाल अकबर, बाबर या औरंगजेब नहीं है। सवाल ये है, क्या भारत का जो इतिहास है, चाहे वो प्राचीन कालीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो और आधुनिक इतिहास हो, क्या इस बात को हम नकार सकते हैं क्या? प्राचीन काल में जो कुछ होता था उसे हम नकार के आज क्या कहना चाहते हैं? या मध्यकालीन इतिहास की जो इतिहास है, और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, अंग्रेजों ने जो हमें कष्ट दिए थे, क्या वो तो अभी जिंदा है ना? वो तो अभी कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी जिंदा है, तो क्या उसे भी हम नकार सकते हैं क्या? नकार तो नहीं सकते हैं। सवाल है कि इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, इतिहास इतिहास होता है, उसे एज इट इज ईमानदारी से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। उसे सांप्रदायिक एजेंडे से, जातिवादी एजेंडे से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाजपा अभी क्या कर रही है, उसको सांप्रदायिक और धार्मिक और जातिवादी एजेंडे से देख रही है। उस एजेंडे से बाहर निकले, इतिहास की जो निष्पक्ष व्याख्या होनी चाहिए, जो निष्पक्ष इतिहास है, वो लिखा जाना चाहिए। अभी तमाम भारत के इतिहासकारों ने, जिसमें उसमें रोमिला थापर जो बहुत वरिष्ठ इतिहासकार है, जिनकी किताबें भारत में चलती हैं, और इरफान हबीब साहब जो भी, वो भी बहुत वरिष्ठ इतिहासकार है, अपूर्वानंद, उपेंद्र सिंह, ज्योति मुखर्जी, तमाम ऐसे लोगों ने कहा ये जो एनसीईआरटी कर रही है वो शॉक्ड है, मतलब शॉक्ड होने का विषय है और वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग है। यानी इस तरह से करने का कोई मकसद हल नहीं होता है। आपको इतिहास आप एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाएंगे तो क्या बच्चा इंटरनेट से नहीं पढ़ लेगा क्या? आप बताइए, क्या अकबर और बाबर और औरंगजेब के इतिहास को आप पूरे दुनिया से गायब कर सकते हैं क्या? ऐसा तो शायद नहीं कर पाएगी भारत सरकार। आप अभी गूगल में चले जाइए, कुछ भी डालिए, आपको सारा का सारा इतिहास मिल जाएगा। जो रिसर्चर है उनको तो इतिहास मिलेगा ही मिलेगा। और जिस बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी कि सच्चाई क्या है, वो यकीनन भारत सरकार के इतिहास के बजाय दूसरा इतिहास खोजेगा। इसमें भारत सरकार की गरिमा गिरेगी। भारत सरकार को चाहिए, एनसीईआरटी को चाहिए कि जो सही इतिहास है वो पढ़ाए, जो जरूरी है वो पढ़ाए, जो जरूरी ना है ना पढ़ाए। वो कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन तोड़ मरोड़ के नहीं बढ़ा सकती है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं फैसल साहब हैं क्या? आ गए फैसल साहब? फैसल साहब, आपने दोनों जी मैं आपको आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बैड इम्पैक्ट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ,
मैं आपने दोनों मेहमानों की बात सुन ली होगी। मेरे कहा जा रहा है कि इंटरनेट में नई कुछ पुस्तकों प्रॉब्लम है, में मुझे आप लोग की आवाज वैचारिक नहीं समझ, मेरा सवाल आप एक प्रश्न कर लिए, मैं जब तक और प्रयास करता हूँ अपने आप को ठीक करने का। अच्छा, चलिए मैं राजेश जी से आपसे ही बात बढ़ाना चाह रहा था। उनका नेट प्रॉब्लम कर रहा है इस समय। जी कोई बात डॉक्टर नहीं, साहब, आ जाइए। गौतम साहब, क्या आपको लगता है कि जो एनसीईआरटी ने जो चेंज किया है वो सही इतिहास होगा? अब इतने साल बाद, 78 साल बाद ये एसेस किया जा रहा है कि वो बिल्कुल सही इतिहास हम अब पढ़ाने जा रहे हैं, या देखिए खामखा का विवाद है ये? राजेश भाई, इस समय देश की जनता जी। अपनी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण और अपने दैनिक जीवन में त्राही त्राही कर रही है। जी। इस समय शांति, इस मुल्क को अमन और शांति की जरूरत है। इस हाँ। प्रकार का कोई कदम अगर गवर्नमेंट उठाएगी तो हाँ। निश्चित रूप से जनता की पीड़ाओं को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे जी। कि अकबर जो है वो जुल्म सितम किए उन्होंने हिंदुओं पर, तो फिर हाँ। आप ये बताइए 1927 की बात है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जी। चावदार तालाब नासिक जिले में पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा 1927 में। अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। अगर आप इसी प्रकार के गड़े मुर्दे खोदना शुरू करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम देश की समस्याओं से, पब्लिक के सुख सुविधाओं से और देश के विकास से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे। ये जो सरकार ये काम कर रही है, और इनकी मंशा यही है कि हम देश को किसी भी रास्ते पे ले जाएं, मनमानापन करें, लेकिन कोई बोलने वाला ना हो। ऐसे इशू वर्तमान में हम ज्वलित कर दें, प्रज्वलित कर दें, ये इन लोगों का प्लान है। 1927 में जिस चावदार तालाब में मुसलमान पानी पी सकते थे, ईसाई पानी पी सकते थे, हिंदू पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन हिंदू कहलाने वाला शूद्र पानी नहीं पी सकता था। जबकि नासिक जिले की बाकायदा नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया था कि ये सार्वजनिक तालाब है, सब लोग पानी पिएंगे। इसके बावजूद भी पानी नहीं पीना पड़ा तो बोधिसत्व बाबा साहब को आंदोलन करना पड़ा, और डीएम ने भी उन पर जुल्म किए कि तुम पानी नहीं पी सकते हो। अगर आप यही सब कराना चाहते हो तो मैं जानता हूं कि केरल के त्रावणकोर में ब्राह्मणवादी लोगों ने व्यवस्था की थी, ब्राह्मणों ने नहीं, ब्राह्मणवादी लोगों ने व्यवस्था की थी कि दलित महिलाएं अपना स्तन ढकने के लिए टैक्स देंगी, जिसको स्तन टैक्स कहा जाता है। गूगल पे आप सर्च करिए ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम, तो फिर ये इतिहास पढ़ाया जाएगा। फिर इस इतिहास की पढ़ाने की बारी आएगी तो दलित कहेगा कि भाई हमारे साथ जुल्म हुआ, उसको भी बच्चों को बताया जाए। और ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम तो कई जगह, जो कि अभी आजम भाई कह रहे थे कि गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। आजकल एक और एआई का टूल्स आया हुआ है, ग्रोक सिस्टम की बात कर रहा हूं। मैंने ग्रोक से पूछा, हमने कहा ग्रोक तुम ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम के बारे में क्या जानते हो जो भारत में लागू था? जो बात मैंने आपको बताई, ग्रोक ने बताया कि जो इतिहास के सामग्री पड़ी हुई है उस सामग्री के हवाले से मैं बता रहा हूं कि ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम भारत की दलित महिलाओं की छाती ढकने के लिए ये पैसा देना पड़ता था ब्राह्मणों को। और यही नहीं, सवर्ण महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए अपने स्तन से कपड़ा हटा देना पड़ता था। और जब ये इतिहास पढ़ाया जाने लगेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि देश को अमन के रास्ते पे ले चलिए, रोटी की व्यवस्था करिए, रोजगार की व्यवस्था करिए। आप तरक्की, आप अभी शुभम शुक्ला को ले गए हैं, अंतरिक्ष में ले गए हैं, और हो क्या रहा है, कानपुर के अंदर नाले में 2 सफाई कर्मचारी उतारे गए और मार्स गैस से वो सफाई कर्मचारी मर गए। एक तरफ तुम शुभांकर शुक्ला को ले जा रहे हो अंतरिक्ष में, और जाने क्या क्या कर रहे हो, हमारी इसरो कर रही है। आज तक तुम दलित समाज के कल्याण के लिए, नाले की सफाई के लिए मशीनें नहीं ला सकते हो। अरे इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान ना दो कि मुगल बादशाह ने उसने क्या किया था,
जो विवाद हुआ है सिखों और मुसलमानों के बीच में, तो मैं तो अल्पसंख्यक बोर्ड में पदाधिकारी हूं, कभी भी अब वो उन बातों को उठाया नहीं जाता है। उन बातों को कि क्या जुल्म किए मुसलमानों ने सिखों पे और सिखों से क्या लड़ाई हुई, ये वक्त नहीं है कि हम ये सब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ें। अमन की ओर चलना है, शांति की ओर चलना है। ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, उसी तरीके से चलो। जो हमने शिक्षा विदेश में विदेशियों को दी है, विश्व गुरु कहलाना चाहते हैं तो ऐसे काम करो, ये झगड़ा फसाद वाले काम मत करिए। आप कांवड़ियों को एक सुविधा दे रहे हैं, कांवड़िए रास्ते में उद्दंडता कर रहे हैं। ये हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, बहुत अच्छी बात है, मनाया जाए, लेकिन इस तरीके से ना मनाया जाए कि पुलिस वाले उनके तो पांव दबाएं और अन्य मतावलंबियों के साथ में दूसरा व्यवहार करें। ये सब बातें ठीक नहीं है। अमन भाईचारा के रास्ते पर ही हमारा मुल्क कुछ कर सकेगा, विवादों में पड़ने से कुछ नहीं कर सकेगा। ये सरकार का काम ही है विवादों में पड़े रहना, नए नए मुर्दे उखाड़ना, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी अकबर, ये इनका हाल है। जी आजम साहब, आपको क्या लगता है पाठ्यक्रम बदलने से इतिहास को लेकर जो बच्चे हैं वो क्या सही इतिहास समझ लेंगे या अब नया ट्विस्ट करता हुआ इतिहास पाएंगे? और एनसीईआरटी की किताबों का तो मोल आईएएस की परीक्षा में भी है, टेक्नोक्रेट की जो परीक्षाएं होती उनके लिए भी है, तमाम सारे बच्चे उसको लेकर उसको आधार बनाकर तैयारी करते हैं। अब तो एक बड़ा चैलेंज ये टीचरों के सामने है कि वो क्वेश्चन पेपर किस तरह सेट करें, पुराने वाले इतिहास से कि नए वाले इतिहास से। एक बड़ा विषय है ये। आजम जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? बिल्कुल राजेश जी, इस पे कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में जो स्टूडेंट है उसके लिए परेशानी है, क्योंकि जो उसका सच इतिहास है वो भी उसके साथ उपलब्ध है, और जो इतिहास भाजपा और भाजपा के लोग पढ़ाना चाहते हैं वो भी उपलब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो इतिहास का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है वो सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, इतिहास को सच के आईने से देखना चाहिए, वो भाजपा देखना नहीं चाहती है। और कक्षा क्लास 6, 7, 8 इतिहास का बहुत ही एलिमेंट्री चीज पढ़ाई जाती है, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाई जाती है। जब हायर क्लास हम कंपटीशंस पढ़ते हैं तो यकीनन हम एनसीईआरटी के साथ साथ दूसरी बुकों को भी कंसल्ट करते हैं। तो दूसरी बुकें कुछ कहेंगी, एनसीईआरटी कुछ कहेगा, तो अब स्टूडेंट के सामने ये कंफ्यूजन होगा कि वो कौन सा विषय ले। और कॉपी चेक करने वाला हो सकता है वो बीजेपी माइंडेड ना हो, वो नेचुरल इतिहास का पक्षकार हो, तो उसे वो वाला इतिहास चाहिए। ये आने वाले दिनों में यकीनन बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, खास तौर से छात्र के लिए। राजेश जी, आजम साहब, एक सवाल और आपसे जानना चाह रहे थे कि मंदिर जैसे तोड़े गए, अयोध्या है और काशी है और मथुरा है, अब ये भी पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को। क्या आपको ये जायज लगता है कि बच्चों को हम मंदिर और मस्जिद कैसे टूटे गए, किसने तोड़ा, ये सब पढ़ाने की जरूरत है क्या अब? देखिए राजेश जी, भारत एक कहा जाता है विभिन्नता में एकता का देश है। तो क्या चाहती क्या है आरएसएस और भाजपा, यही मूल विषय ये है। क्या भारत की जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी है उसे खत्म करना चाहती है? यह हम मानते हैं ना कि भारत में 16 कोस में भाषा बदल जाती है और कुछ दूर जाने पे पूरा कल्चर ही बदल जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप चलेंगे, गोरखपुर से, पूर्वांचल से, और फिर मध्य में, अवध में, फिर पश्चिम में, तो कल्चर ही बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी विभिन्नता में एकता है उसे बनाए रखने की जरूरत है। कुछ इस तरह से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए जो आगे चल के किसी भी तरह के विवाद का विषय हो या किसी भी तरह से क्लेश पैदा हो, किसी भी तरह से,
क्योंकि ये समाज है, आपस में इसको यही मिलजुल के रहना है। कितना भी भाजपा कह ले कि हम मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देंगे, तो क्या 25 करोड़ 30 करोड़ की आबादी को किसी भी देश से खदेड़ना आसान है क्या? ये मुमकिन है क्या? मुमकिन ही नहीं है। भाजपा अपने वोटरों को जितना भी चाहे बरगला ले, जितना भी चाहे उन्हें दिग्भ्रमित कर ले, लेकिन जो मुसलमान है वो यहाँ का मूल निवासी है और वो यहाँ का ही है और यहाँ ही रहेगा। तो इसलिए भाजपा की ये कोशिश यकीनन आगे चल के वर्गीय संघर्ष का विषय बनेगी और जो भारत के लिए, विकसित भारत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। ठीक बात। फैसल साहब आ गए, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ऑडियो अलाउ करिए आप, तब उसके बाद आपसे चर्चा की जाएगी। राजेश जी, आपको लगता है कि किताबों के नाम बदल देने से क्या बच्चे की सोच भी बदल जाएगी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। जो एनसीईआरटी की किताबों में जो पाठ्यक्रम बदला जा रहा है उसको लेकर उठाया गया है। नहीं, जी, जो इस देश की हकीकत रही है हजारों वर्षों पहले, उस हकीकत से सभी लोग रूबरू हैं, सब लोग जानते हैं। जितने अम्बेडकरवादी हैं, जितने मुस्लिम हैं, ये पुराने इतिहास से सभी लोग अवगत हैं। ये जरूरी नहीं है, अरे इतिहासकार भाई इंडिका लिखने वाला यूनानी, उनकी इंडिका को किताब को पढ़ के आज का इतिहास बनाते हैं। अल बेरूनी ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के हम लोग आज के इतिहास को जानते हैं। इत्सिंग, वेनसांग, फाइहान ये आए, बौद्ध भिक्षु ये आए, इन्होंने भारत की तत्कालीन दशा को देखा, उसका चित्रण इन्होंने किया है। पूरा चाइना जानता है, पूरा जापान जानता है, पूरे मिडिल ईस्ट जानता है। भारतीय इतिहास को जो हजारों साल में घटित घटनाएं हैं, इनको जानता कौन नहीं है? ये आप आज हुकूमत में बैठे हैं तो जो मन में आए, आपके पास में शिक्षा मंत्रालय है तो आप जो चाहिए उस शिक्षा में अपना पढ़ा लीजिए। ऐसे नहीं होगा। दुनिया आपके इतिहास को खूब अच्छी तरीके से जानती है। ये मत समझिए कि भारतीय लोग कि नहीं जानते हैं, भारतीय लोग भी खूब जानते हैं और दुनिया भी जानती है। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनकी कार के सामने एक मोनोग्राम होता है जी। वो मोनोग्राम अशोक लाट का होता है। अशोक लाट का मोनोग्राम इसलिए कि सम्राट अशोक ने इतिहास में अपना राजकीय चिन्ह उसको बना रखा था। संविधान सभा में जब बहस हुई तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत सरकार का भी राजकीय चिन्ह यह अशोक की लाट होगी। वो बौद्ध सम्राट था और बौद्ध सिद्धांतों पे चलते हुए जियो और जीने दो की पॉलिसी का उसने अपनाया और उस पॉलिसी के चलते हुए वो आदमी ने मांसाहार भी छोड़ दिया और शुद्ध शाकाहारी हो गया। और किस तरीके का सम्राट अशोक ने जीवन जिया वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और उसको सम्राट अशोका दी ग्रेट कहते हैं, जैसे अकबर दी ग्रेट कहते हैं, अशोका दी ग्रेट कहते हैं। अशोक के 10वें वंशज बृहद्रथ का मर्डर जी पुष्यमित्र शुंग ने किया, जो कि एक ब्राह्मणवादी उनका सेनापति था। इसलिए कर दिया कि यह भाईचारे का बौद्ध धर्म समाप्त हो जाए। अब इतिहास में अब ये भी पढ़ाया जाए कि हम पुष्यमित्र को लेके आए। किसी सरकार में, स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तो ये सब लोग अब वहां इतिहास को पढ़ाने लगे कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया, बौद्ध मठों को तोड़वाया, बौद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे उनका विध्वंस कराया, वहां पर हिंदू मूर्तियां रखवाई। अरे भाई, ये सब इतिहास पढ़ाने से, जो कि फैक्ट है, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, पढ़ाने से वर्तमान में देश का कल्याण क्या होगा? देश का कोई कल्याण नहीं होगा। जो मेरी आवाज आ रही है, मैं फैसल साहब से भी राजेश जी, जो पूर्व में घटित हो गया राजेश भाई, ले लेता हूं। उसको भूल जाइए और वर्तमान में अब नए भारत की, नए हिंदुस्तान की नई कहानी लिखने का काम करिए। वो इनसे कुछ हो नहीं रहा है और जब ये परेशान है कि हम चुनाव हारेंगे
तब फिर ये कोई नया इशू लेके आ जाते हैं और जनता को हिंदू मुसलमान में बांटने का काम शुरू कर देते हैं। जी चलिए, मैं आपके जवाबों का सवालों का जवाब लेते हैं। फैसला साहब, ये जो पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि नई पुस्तकों नहीं है। आपको मेरी आवाज नहीं? हाँ, आ रही। मेरे सवाल को दोनों मेहमानों की बात तो आपने सुनी ली है, लेकिन मैं इस पे एक सवाल जोड़ रहा हूं। कहा जा रहा है कि नई पुस्तकों में वैचारिक समझ, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग और बहुभाषीय एकीकरण पर जोर दिया गया है। क्या आपको लगता है इस तरह के बदलाव पर इतने सारे फैक्टर्स को जोड़ा गया है? क्या आपको लगता है कि न्यायोचित है? देखिए, जो उसके मुख्य बिंदु थे, जी, बड़े गंभीर शब्दों के माध्यम से आपने व्याख्यात करने का प्रयास किया। लेकिन मुझे कभी कभी, अभी तो मैं आजम खान साहब को सुन रहा था, ये तो वो वाले आजम खान से भी 2 कदम आगे हैं। ये बताए थे भारतीय जनता पार्टी कहती है हम मुसलमानों को यहाँ से हाँ, बाहर फेंक देंगे। आजम भाई, कहाँ आपने सुना है किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि जिम्मेदार नेता ने कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान से बाहर फेंक देंगे? किसने कहा आपसे? ये आप खुद पूछो आजम ना, भाई, अपने आप से जाके, अपने आप से, अपने अपने आप से कार्यकर्ताओं आप पहले से, एक 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 नहीं, एक अपने देश में आप से, अपने बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं उथल से, पुथल मचाने अपने वाला अपने बयान दे रहे लोगों हो से आप, तो पूछिए। मुझसे करो, मैं हमसे क्यों पूछूं? पूछ रहे हैं? हमसे जी, क्यों पूछ रहे अरे हैं? कहा आपने तो किससे पूछा? पड़ोसी से? जब कहोगे आप तो पड़ोसी तो थोड़े वही पूछूंगा, कह आपसे रहा तो हूं, पूछूंगा। अपने क्यों लोगों से कहा आपने? पूछिए जो ये कह तो कौन से रहे बड़े? हैं अरे कि आप तो हमको बड़े मुसलमानों बड़ी को बड़ी बड़ी भगाया। बातें कर सुनिए रहे हो। सुनिए, आप पे हमको जो बड़ी ये बड़ी कह बड़ी बातें रहे कर हैं रहे हो। कि ये मुसलमानों को ऐसे भगाया तो जाएगा, डराने लगी उनकी करते हो। संपत्तियां आप में बांटी जाएंगी और आप इस अपने तरह से अपनी आपको कौम को आर्थिक इतनी कौम फायदा को होगा। अपने हल्के में ये लेते हो। बातें अपने ये बूथ सुनिए, में 30 जाके, करोड़ बूथ में सुनिए जाके सुनिए उन पहले, लोगों को आपने भी जो सवाल का जवाब नहीं गरीब दिया, सिर्फ है, हाय फाय बोल जो रहे हैं। सामाजिक तौर से अति आप पिछड़ा मुझे मेरे है, प्रश्न का उसे उत्तर जाके दीजिए ये कि किस समझाने भाजपा की के नेता कोशिश ने आपको कहा करिए। कि मुसलमानों ठीक को यहाँ से उठा है? के फेंक देंगे? किस आजम भाई, भाजपा के नेता ने कहा? जनाब, जवाब दीजिए। फैसल साहब की पूरी बात हो जाने दीजिए। हाँ, फैसल साहब नहीं, बताइए, इनसे आप कैरी जवाब ऑन भी आप करिए। पूछिएगा, इन्हें जवाब हाँ, भी आप पूछेगी। ये कौम की गिरिराज बेइज्जती सिंह से कराने जाइए, वाले, जवाब ये दीजिए। मुसलमानों की नाक अपने कटवाने वाले, कैबिनेट ये मंत्री डरपोक गिरिराज मुसलमानों सिंह को से डराने सुनिए। वाले नेता, ये नेता है। अपने कैबिनेट मंत्री ये नेता है गिरिराज सिंह समाजवादी से पार्टी की जाइए, दलाली मिलिए। करते हैं, वो पदार्थ रोज मुसलमानों को। ये मुसलमानों 30 को करोड़ पाकिस्तान मुसलमान में भेजते हैं। कोई, वो रोज ये 30 मुसलमानों को करोड़ पाकिस्तान मुसलमान के लिए भेजते कोई हैं। सड़क पे बैठे गिरिराज परिंदे सिंह दिखते से हैं मिलिए। जो आता है मुसलमान को डराता है गिरिराज वोट सिंह से बैंक के लिए? मिलिए जाके। जो रोज कौमी का मुसलमानों नेता को बताते हैं पाकिस्तान मुसलमानों को भेजते उठा के हैं। यहाँ से बाहर फेंक देंगे। कुछ नहीं आता है तुम लोगों को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आप करना चाहते हो बुराई। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पहले सोचा कौन आप क्या बात कह रहे हो? अरे नहीं अपने बोलना आता मंत्री मत से बोलो, बात करो ना लेकिन वो पहले। बोलो जो समाज में अपने दिमाग मत पैदा मंत्री से करो, बात करो। बुरा अपने पैदा करते हो मंत्री से समाज में। बात करो। गिरिराज सिंह कौन है? गिरिराज सिंह कौन है? उन्होंने कब कहा, जरा किस सुनाइए बयान में राजेश कहा जी। कि मुसलमान को उठा के फेंक राजेश जी देंगे? बयान सुनाइए नहीं तो। कौन सा बयान में था? मुझे कैबिनेट बताओ ना, ये मंत्री भगवान को मुझे बैठे हैं बगल में, इनको बताओ कहाँ पे बोला है। आज से ध्यान दीजिए, क्या आप करा भाजपा का विरोध राजेश कीजिए, जी, बयान लेकिन सुनाइए सीमाओं में नहीं रह के तो भाजपा तुमको। का विरोध कीजिए, अपनी कौम की गिरिराज बदनामी सिंह मत के कराइए। बयान सुनाइए कि आजम रोज साहब, पाकिस्तान ऐसे भेजते पूरी हैं, बात, ऐसे नहीं पूरी भेजते हैं। डिबेट छितर बितर हो जाएगी। मुझे लगता है फैसल साहब की पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। फैसल साहब देखिए, तमीज से बात करेंगे तो बात कर सकते हैं, बदतमीजी आप करेंगे तो जवाब नहीं दे बिल्कुल बात नहीं पाएंगे, करने दी जाएगी। तमीज है आप नहीं जवाब भाजपा नहीं दे वालों पाए में। मेरी बात का, चुप हो भाजपा जाइए वालों भैया। के यही तो अहंकार है। भैया आप भाजपा का जवाब नहीं दे यही पाए मेरी बात अहंकार का, है चुप हो जाइए। कि सत्ता के नशा में चूर है, सत्ता के नशा आप में लोग चूर है। आज आप तमीज लोग है ऐसे नहीं भी बात बोनस करने टाइम की। पे बात कर रहे हैं, मुझे समय कम सुनिए, मिला, चुप हो जाइए। तमीज है नहीं राजेश जी, बात करने की भाजपा वालों को। क्या तमीज से बात करें, तब से रखना है, तमीज से बात तब से करें? रखना है। मैं बता रहा देश में हूं, मैं फैला बता रहे रहा हो, हूं ना। हिंदी मुसलमान के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हो, 30 करोड़ मुसलमान को दरख्त बैठा परिंदा मान रहे हो कि हाँक देंगे और उड़ जाएंगे, और उसके बाद कह रहे हो मैं तमीज से बात करूं। आप कौम को तो मत नहीं, बेइज्जत कीजिए, और भाजपा के आप क्या विरोध कीजिए। मान रहे हो मुसलमानों आप को? सब वोट आप बैंक तो के लिए मुसलमानों मुसलमानों को का विरोध मान ही करते नहीं हो। रहे हो। आप मुसलमानों को मुसलमान क्या झूठ में चीज है आप बेइज्जत पे? करते आप हो। बताओ। आप मुलायम, आप आप तो अखिलेश यादव को आप मस्जिद तो में उसे बैठा के मीटिंग कुछ भी करते नहीं हो। मानने अब को तैयार हो। आप कौन से मुसलमान मुसलमान हो है मुझे क्या? बताओ, आप कौन से भारत मुसलमान में हो? मुसलमान दिल्ली है में, क्या आपके दिल्ली लिए? में पार्लियामेंट के सुनिए, बगल की जामा मस्जिद में आपके सांसद ने अखिलेश पटरी यादव को बदल बैठा दीजिए। के मीटिंग कराई, क्या ये जायज है?
मैं पूछ क्या ये रहा हूँ, जायज है? आपके लिए भारत में मुसलमान है क्या? भारत में अरे आप मुसलमान इधर आपके मेरे हिसाब प्रश्न से पे आओ है? ना, रिवाइंड में क्यों आपके चले जाते हिसाब हो से आप? भारत में आप मेरे मुसलमान प्रश्न है पे क्या? आओ कि अखिलेश यादव ने मैं जो पूछ रहा हूं मस्जिद में मैं, बैठ के समाजवादी आपके पार्टी की मीटिंग हिसाब की, से जायज है? भारत में मुसलमान ये राजनीति है तो राजनीति कहाँ कहाँ है? करते हैं, इनको पहले पूछो ना कि सुने तो ये बोलना। आदमी क्या बोलेगा। कितने सांसद हैं मुसलमान आपके? ये सुन ही नहीं रहा कितने आदमी, अपनी सांसद हैं बात करे मुसलमान? पड़ो। कितने ये मंत्री सब हैं कुछ शुरू करना मुसलमान? चाहिए पहले। कितने विधायक हैं उस मुसलमान? मस्जिद में अखिलेश यादव ने कहाँ बैठक है? करी, क्या जायज है? आप मेरे से एक प्रश्न को तो अखिलेश यादव ने उस मस्जिद में बैठक करी, वो जायज है? मैं आपसे जायज है? पूछ रहा हूँ, मुसलमान आपके लिए क्या है? मुसलमान क्या मैं है चले आ रहा आपके हूँ लिए, ये तो, अरे बताइए। यार एकदम मुसलमान का बच्चा बना मुसलमान तुमने का छोड़ दिया। अबे प्रतिनिधित्व कहाँ भैया है? मेरी बात का जवाब दे मुसलमानों दो। का प्रतिनिधित्व कहाँ है? कोई सांसद फैसल है भैया क्या आप मुझे इस मुसलमान? आजम बात का साहब, जवाब कोई दे आजम दो। साहब, विधायक है? फैसल साहब का जवाब ले लीजिए, फिर ये काउंटर कहाँ करिएगा। बोलने दे रहे हैं? ये हाँ कहाँ फैसल बोलने साहब, दे रहे अपनी हैं? बात रखिए। पहली बात तो ये कि ठीक है। आजम जी ने कहा कि 25-30 करोड़ मुसलमान है। भाजपा का ये एक पॉलिटिक्स है कि उसे हाशिए पर रखा जाए लगातार। उस पर जवाब दीजिए, क्या है और वास्तव देखिए में इस विषय जो को आजम जी इस कह रहे विषय हैं को उसमें कितनी सच्चाई है? और भाजपा क्या यही राजेश सोच रही भैया, है क्या, मुसलमानों को हाशिए पे राजेश ही भैया, रखी जाएगी, रखेगी राजेश क्या वो? भैया, इस विषय को आपने जिन शब्दों में कहा, हाँ, हर समाज को यह प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन जिन शब्दों में आपने कहा कि मुसलमान को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने का प्रयास है, ये अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो मैं इस पे आपको जवाब देता हूं। लेकिन आपने क्या कहा था? आपने कहा था भाजपा के नेता इस देश से मुसलमानों को खदेड़ने की बात करते हैं। कितनी ओझी बात है, कितनी छोटी बात है। मैंने फिर कहा ना कि ये 25 से 30 करोड़ मुसलमान किसी दरख्त पे बैठा हुआ परिंदा नहीं है कि कोई भी आके हाकेगा और वो चले जाएंगे। मुसलमान इस देश का नागरिक है। इस देश को इस स्थिति तक लाने में अन्य वर्गों के साथ साथ मुसलमान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, राष्ट्रीय सेवक संघ भी जानता है, और समस्त भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले लोग इस बात से कभी भी अपनी आंखें नहीं चुराते हैं कि इस देश में मुस्लिम समाज का योगदान। और अगर हम मुस्लिम समाज को इस स्तर पे लेके जाते तो हम कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनने में भारतीय जनता पार्टी मदद ना करती ना। किसके प्रत्याशी थे कलाम साहब? आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, किसके प्रत्याशी थे कलाम साहब? और दोबारा राउंड में जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाना चाहा तो किन दलों ने उसका विरोध किया था? राजेश जी, आप अगर ये नाम लेंगे तो ज्यादा आसानी से इनको समझ में आएंगे, ऐसे इनको नहीं 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 समझ में फैजल, आएंगे ये नाम। लेकिन विषयांतर मत करिए। फैजल साहब, विषयांतर मत करिए। विषयांतर इतना देखिए दोनों, इतना बड़ा नहीं नहीं, कांग्रेस इतना के बड़ा प्रवक्ता इल्जाम और जब लगाया गया सपा कि के इस देश प्रवक्ता के का ये सबसे बड़े सवाल था राजनीतिक दल के, कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एनसीईआरटी में तमाम सारे बदलाव 78 साल बाद किए जाएं? आखिर क्या है जो हम लोग बचपन से इस पे पढ़ते चर्चा रहे, होनी चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल उसमें इस पे अचानक हम चर्चा लोग फिर बदलाव क्यों कर रहे चर्चा हैं? होनी चाहिए। जी इस पर चर्चा होनी चाहिए। कल तक एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था? भैया, हम जब अपने परिवार में बैठते हैं तो हम जी अपने परिवार के लोगों की चर्चा करेंगे, हम अपने परिवार के लोगों का महिमा मंडन करेंगे कि हम हाँ पड़ोसियों का महिमा मंडन करेंगे? किसका महिमा मंडन करेंगे? हम महिमा हाँ मंडन करेंगे अपने पूर्वजों का, हम महिमा मंडन करेंगे अपने बुजुर्गों का, कि हम पड़ोसी के बाबा को बाबा कहने के लिए बहुत दलाइत रहेंगे? ये क्या ठीक है? आज एनसीईआरटी में सिर्फ वो है जिससे इस देश के बच्चों को वो मूल आवश्यकता, वो मूल जानकारियां प्राप्त हो जिनके आधार पे वो इस चीज पे गर्व कर सके कि इस देश के नायक, इस देश में जो भी लोग पूर्व में सत्ता में थे, इस देश में थे, और कोई दिल्ली तक इस देश के जो नागरिकों की जो जो प्रयास रहे, इस देश के नागरिकों का जब राज चलाया तो किस प्रकार से राजतंत्र उन्होंने ठीक से चलाया, इस देश के जो राजशाही के लोग थे उन्होंने किस तरह से मुगलों से और अंग्रेजों से इतने वर्ष संघर्ष किया, क्या ये बात जानने योग्य नहीं है? क्या हमारे बच्चों को इस विषय की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इस देश के जो मूल राजा थे, अब मूल में और गैर मूल के बीच का अंतर तो आप जान सकते हो ना? जो तो फैजल साहब, क्या गलत इतिहास पढ़ाया गया क्या?
तो बिल्कुल इतिहास निश्चित गलत इतिहास पढ़ाया गया पढ़ाया क्या? गया, कांग्रेस पार्टी से प्रेरित ये वामपंथी इतिहास पढ़ाया गया इस देश हाँ। में वामपंथी इतिहास पढ़ाया गया है। हमारे ताकतवर लोगों को कमजोर साबित किया गया है और आकांक्षाओं को, जिन्होंने आके इस देश को लूटने का काम किया, उनको ताकतवर और उनका महिमा मंडन किया गया है। एनसीईआरटी में इस परिवर्तन के माध्यम से इस देश के बच्चों को, इस देश के नायकों के विषय में सही जानकारी हो पाए, यह प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं राजेश जी से जानना चाह रहा था, राजेश जी, जी क्या जो बदलाव पाठ्यक्रम में आप होते हुए देख रहे हैं, जी जी यही जी, बात तो जी। सरस्वती शिशु मंदिर में भी पढ़ाई जाती है, यही विचार तो वहां भी रखा जाता है। क्या आप उसमें भाई समानता देख रहे हैं भाई क्या? जो अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे जी। कि जो मुस्लिम शासक हैं, आक्रांता हैं, उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, तो वो अभी मैं मैंने तो इनके इसके पहले बीजेपी नाम भी प्रवक्ता के लिया आने से पहले महिला। मैं कह चुका हूं, तो फिर जी। क्या ये जो अत्याचार का इतिहास है, फिर क्या पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ाया जाएगा? आप शामिल करिए कि पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रकार, जो बृहदर्थ का सेनापति था, किस प्रकार उसने धोखे से बृहदर्थ का मर्डर किया और कैसे बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया, कैसे बौद्ध मठों का तोड़वाया, कैसे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराया। एक चीज राजेश भाई आपको बताएं कि जी। एक चोल वंश थे, चोल वंश के कारण ही ये सेंगोल की स्थापना हुई है। पार्लियामेंट में जो सेंगोल है, ये चोल वंश के लोग राजदंड के रूप में लेके बादशाह वहां बैठता था। जी। चोल वंश में एक बादशाह थे कुलोत्तुंग, राजेंद्र, जिति। इन लोगों ने वैष्णव मंदिरों पे हमला किया और गोविंद राज की मूर्ति चिदंबरम से उठा के समुद्र में फेंकवा दी। चोल बादशाह, जिनके कारण सेंगोल पार्लियामेंट में स्थापित किया गया, चोल जी। बादशाहों का महिमा मंडन करने के लिए, उन्हीं चोल बादशाह में कुलोत्तुंग ने गोविंद राज यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को उखड़वा कर मंदिर जी। से समुद्र में फेंकवाया। ये जान लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इन चोल वंश के राजाओं का भी इसी प्रकार से क्या तिरस्कार किया जाएगा, या उन हिंदू राजाओं को जिन्होंने विष्णु के मंदिरों पर हमला करवाया, या तमाम हिंदू बादशाहों ने मंदिर तोड़वाए, उनके लिए क्या बीजेपी का कॉन्सेप्ट है, क्या परसेप्शन रखते हैं उन हिंदू राजाओं के बारे में जिन्होंने मंदिरों को तोड़वाया? जरा इस पर प्रकाश डालें बीजेपी के प्रवक्ता। फैसल साहब, आपने बात सुनी राजेश जी की। अब इसमें हम कई सवाल आपके भी सामने जोड़ रहे हैं कि पीएम तो पूर्व में बहुत सारे रहे, आपने कहा ना ये वामपंथी विचारधारा थी जिसने हमको गलत इतिहास पढ़ाया है, ठीक है ना, यही बात कह रहे थे। अब आप राजेश जी बताइए, राजेश जी की बात पे काउंटर करिए कि उन्होंने तो तमाम मंदिरों को तोड़ने में हिंदू राजाओं का भी हाथ बताया है। फैसल साहब। राजेश भैया, दोनों राजेश भैया पत्रकार महोदय भी और राजेश भैया हमारे कांग्रेस के पुत्री। राजेश गौतम जी ने निश्चित, चाहे सही या गलत, लेकिन हाँ पढ़ा, ठीक। राजेश भैया, आप क्या चाहते हो? आप अगर इन चीज को जोड़ने के लिए, अगर आप इन चीज को जोड़ने की चाहत रखते हो, तो आप ये बताओ कि जो परिवर्तन हुआ वो तो विषय वहां से हट गया है ना, वो तो परिवर्तन जायज है ना, इसका मतलब जो परिवर्तन अभी तक हुआ वो जायज है। अब आप भविष्य की डिमांड करने हैं। आपकी बात अच्छे प्लेटफॉर्म तक जा सके, इसके रास्ते की खोज के लिए आपसे कहता हूं, आप शिक्षा मंत्रालय तक अपने विषय को रखिए। आप इंटरनेट में तमाम एक्स और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म से आपकी जो चाहत है वो उस बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंचे। निर्णय उस वर्ग को करना होगा जो वर्ग वहां पे जिम्मेदार है। कि भाई कई बातें मैं कहता हूं, लेकिन मेरी सब बातें सच लग जाए सबको, ये तो आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी बात रखते हैं, हम समाज के बीच में अपनी बात रखते हैं और जिम्मेदार लोग ये निर्णय करते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। किसी भी कालखंड में जिस समाज के साथ गलत हुआ हो, वो चीज जनता जनार्दन के समक्ष आनी चाहिए। इससे दो काम होते हैं भैया, इससे बुरा करने वालों के हौसले पस्त होते हैं,
बिल्कुल करना चाहिए हमें, बिल्कुल हमेशा लगातार जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई करनी चाहिए, लेकिन उन तथ्यों के साथ। जैसे अभी मेरे भाई आजम ने कहा था ना, मैं लगातार सबसे कहता हूं, आप लोग सेकुलर पॉलिटिक्स का जब दम भरते हो तो जी उसमें एक फुटबॉल, ये अल्पसंख्यक समाज को जब बनाया जाता है, ये फुटबॉल क्यों बनाते हो, कैसे कह देते हो 30 को लोग उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे। अरे किसी के पिताजी का राज नहीं है, लोकतंत्र है। और जो लोग सत्ता पे बैठे, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम, ये सब एक मनुष्य है, कोई देवी देवता नहीं है। इनकी भी क्षमताओं का एक स्तर है ना। ये कैसे कि एक इतने बड़े वर्ग को, जब जब इनसे मैंने पूछा, आप दोनों लोग अगर सुने, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो इस बात का जवाब दे पाएंगे, आप लोग ये सुनो, एक धार्मिक स्थल पे अखिलेश यादव जी कल मीटिंग करते हैं समाजवादी पार्टी की। जी ये आजम खान जी से पूछे व्यक्तिगत, ये अपमान नहीं है? और वहां पे डिंपल जी गई, जो मस्जिद में मतलब जिस वेशभूषा में मस्जिद में गई थी, उसमें नहीं जाना चाहिए, वो एक महिला है ना, मैं उस वेशभूषा पे चर्चा करूंगा, ठीक, लेकिन उस वेशभूषा में नहीं जाना चाहिए था। ये अपमान क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को और सो कॉल्ड सेकुलर्स को नहीं दिखाई दे रहा है? ये अपमान क्यों इस देश में दोनों ही तरफ से मैं कह रहा हूं, क्यों खिलौना बना के रख देना चाहते हो आप इस देश में मुस्लिम समाज को? आप क्यों ऐसे? ठीक है, अगर परिवर्तन किए गए तो जो परिवर्तन हमको पसंद नहीं, हमें उसका विरोध करना होगा। आप कहिए आपको पसंद, कोई जरूरी नहीं कि सब चीजें मुझे पसंद हो। राजेश भाई, हासिल क्या होगा? इनसे पूछिए कि हासिल क्या होगा मुल्क को? ये जो इतिहास तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं, इससे मुल्क को हासिल क्या होगा? मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनके बीच में खाई पैदा करने का काम करके क्या मंतव्य है इनका? क्या उद्देश्य है? इससे हासिल ये होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन गौरवान्वित होगी, उसके अंदर गर्व होगा। ये जो बताया जाता है ना कि मुगलों ने आके और अंग्रेजों ने आके, ये वामपंथी, आप किसी भी विचार के व्यक्ति के पास पहुंचिए, बात कीजिए, वो यही बताएगा कि देश में जो कुछ भी वो मुगलों ने दिया, वो अंग्रेजों ने दिया। हम क्या कर रहे थे? हम जो इस देश के तो मूल निवासी, मूल फैसल भाई नागरिक ये भी पढ़वाइए, फैसल भाई ये भी पढ़वाइए कि एक पति के मरने पर एक महिला को सती के रूप में जला दिया जाता था। उसके लिए जब राजा राम मोहन राय ने आंदोलन खड़ा किया तो उसके पीछे सारी ब्राह्मणवादी ताकतें पड़ गई। अंत में वो बेचारे गए इंग्लैंड में मुकदमा कायम किया कि हमारे यहाँ महिलाओं को जलाया जा रहा है, और इतना धमकाया गया कि राजा राम मोहन राय भारत नहीं लौट के आ पाए। ब्रिस्टल में ही वो बेचारे मृत्यु पर्यंत हो गए, और ब्रिस्टल में ही उनकी मजार है। तो फिर ये भी पढ़ाया जाए। खिलाफ लोगों को भड़काना चाहते हो भैया आप, और आपका दल ये करता है। आप क्यों? आप नहीं, भड़काना नहीं चाहते हैं। ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मणवादी अलग है। ब्राह्मण हमारे मित्र हैं, राजेश जी बैठे हुए हमारे परम मित्र हैं। लेकिन वो जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, हम उसका विरोध करते हैं। उसी मानसिकता ने बोधिसत्व बाबा साहब को छावदार तालाब के पानी नहीं पीने दिया, काला राम मंदिर में घुसने नहीं दिया डॉक्टर अंबेडकर को, उसके लिए मूवमेंट चलाया गया। ये भी सब पढ़ाया जाए, ये भी सब पढ़ाया। राजेश जी और फैसल साहब, मैं अब आजम साहब से जरा सवाल का जवाब ले लेता हूं। आजम साहब, आपको लगता है कि तमाम पुराने पीएम भी रहे, उस जमाने में ये बदलाव नहीं किया गया? आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई विचारों की है या कुछ और चीजें हैं जो थोपी जा रही हैं? आजम साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो विचारधारा है आरएसएस और बीजेपी की, जो ये मानती है कि भारत का संविधान कट और पेस्ट संविधान है, भारत के संविधान को जला दिया जाना चाहिए और आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और भारत में मनुस्मृति लागू की जानी चाहिए। तो जब ऐसे लोग सत्ता में होंगे तो यकीनन सामंतवादी सोच हावी होगी, रूढ़वादी सोच हावी होगी। वही सामंतवादी और रूढ़वादी सोच, वही सांप्रदायिक सोच, वही जातिवादी सोच अब इतिहास में दिख रही है। और ये हमसे पूछ रहे थे, ये अपने कैबिनेट मंत्री गिरिराज जी से जाके पूछ ले, जो बात बात पे भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, उनसे जाके पूछ ले फैसल साहब जरा। और तमाम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कांवड़ यात्रा को लेकर जौनपुर के मुसलमानों को कहा कि ये लात और घूसों के आदमी है। क्या भारत का जौनपुर का मुसलमान लाभ का आदमी है? ये तो आपने भी सुना होगा राजेश जी, अभी ये 4-5 दिन पहले का बयान है। जी। तो वो मुसलमान लाभ का आदमी है?
मुसलमान पाकिस्तान फेंका जाएगा, मुसलमान समुद्र में फेंका जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो नैरेटिव्स आप घोल रहे हो वो नैरेटिव देश को अंततः नुकसान पहुंचाएगा। आज हम सत्ता में काबिज रह सकते हो, 5 साल और रह सकते हो, लेकिन जो देश का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। और हम लोग मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। पहली बात, हम लोग सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भाजपा की नकारात्मक राजनीति है उसका सामना किया जा सके। और वो नकारात्मक राजनीति सिर्फ मुसलमानों को नहीं परेशान कर रही है, दलितों और पिछड़ों को भी परेशान कर रही है। जो 85% पीडीए है वो भी परेशान है। और सुनिए, किसी धार्मिक स्तर पर जाने के किसी की मनाही नहीं है, किसी मंदिर में कोई मुसलमान के जाने की मनाही नहीं है। मुसलमान पूजा नहीं कर सकता है लेकिन किसी धार्मिक स्तर पर जा सकता है। उसी तरह से अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मस्जिद में गए, वो नमाज पढ़ने नहीं गए थे, समझ में आई? वो इसलिए गए थे कि वो मस्जिद भारत सरकार तोड़ने वाली है। वो इसलिए सिंबॉलिक तौर पे वहां की इमाम ने बुलाया था, क्योंकि भारत सरकार के जो वक्त के नियम है उसमें वो मस्जिद उनके एक्सटेंशन में है, तो इसलिए वो गए थे। और वहां न कोई मीटिंग हुई न कोई वो हुआ। कोई इमाम अगर आमंत्रित करता है तो कोई भी गैर हिंदू मस्जिद में जा सकता है, उसमें जाने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई गैर मुस्लिम किसी मंदिर में जा सकता है। ये राजेश जी बताएंगे कि हमें तो नहीं लगता है चर्च में जा सकता है, गुरुद्वारा में जा सकता है, कहीं शायद कोई प्रतिबंध नहीं है। नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी हिंदू कहीं भी जा सकता है और कोई भी मुसलमान कहीं भी जा सकता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ तो धार्मिक आजादी है, धार्मिक विचारधारा की भी आजादी और धार्मिक पूजा पद्धति की भी आजादी है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई रोक है। और अगर अखिलेश जी गए हैं उस पर आपने जवाब दे दिया है। अब अखिलेश जी का ये अपना और समाजवादी पार्टी का या डिम्पल जी का ये अपना नजरिया है कि वो कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। ये मुझे नहीं लगता फैसल साहब हम लोग इस पर किसी पे रोक लगा सकते हैं। ये सबका विवेकाधिकार है कि वो कहीं भी जा सकता है। फैसल साहब आप अपना जवाब दीजिए। जी 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 राजेश भैया, मैं स्वयं एक मुसलमान होने के बाद 3 बार वैष्णो देवी दर्शन के लिए अपने मित्रों के साथ गया हूँ। ठीक, चित्रकूट धाम में हर 3 से 6 महीने में जाता हूँ, मुझे कोई रोकता मना नहीं करता। मैंने अखिलेश जी को मस्जिद प्रवेश में या किसी भी दरगाह में जाने पे मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा क्या राजनीति वहां पे करनी जायज आजम भाई? ये बेइज्जती नहीं है। ये अगर राजनीतिक कोई वीडियो ऑडियो आया है क्या कि वहां से राजनीतिक मीटिंग हो रही थी? कोई वीडियो ऑडियो आया है क्या? नहीं, करने क्या गए थे? ईंटें गिनने गए थे? किसी से मिलने नहीं जा सकता है। नहीं क्या करने जाते हो आप? अरे मेरे भैया, हम मित्रों के साथ वहां जाकर चर्चा नहीं करते हैं। हम अपने बैठे, वो अपने सांसदों के साथ बैठे, अपनी पत्नी के साथ बैठे और कि तुमसे लेकिन आपके मुस्लिम सांसद नहीं है, आपके मुस्लिम सांसद नहीं है। जाइए पहले मुस्लिम सांसद बनाइए, जब जाइएगा एक आजम खान, जाइए पहले मुस्लिम सांसद बनाइए, फिर उसके बाद जाइएगा। और इसके दल ने उसकी मदद नहीं करी है। और आप बात करते हैं मुसलमानों के शुभ चिंतक होने की। आपको मालूम है आपके ही नेता आजम खान साहब के पूरे परिवार में देश में भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद नहीं करनी है। एक सिंगल सांसद नहीं है। मुसलमानों की क्या बात करोगे? एक सिंगल सांसद नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और ये सवाल तो फैसल साहब पूछा ही जा रहा है कि एक भी मुस्लिम सांसद या मुस्लिम विधायक आपके पास नहीं है। देखिए बात करेंगे मुसलमानों की, आजम भाई, आजम साहब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपसे काउंटर लेंगे। हाँ फैसल साहब बताइए।
जी मेरा हाँ। जी आप क्या मुझसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? न, मैं ये कह रहा था कि आपने जिस तरह से उनको काउंटर किया कि वहां वो फैज आजम साहब ने भी कहा देखिए कि भाई मेरी किसी बात कोई भी मेरी कहीं बात भी जा सकता है, कोई मैंने आपको पॉलिटिक्स इससे गेम पहले थोड़ी है उसको। आप पॉलिटिक्स गेम मैंने मैंने को उसके नजरिए से आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां गए, डिंपल गए, तो उसमें कोई पॉलिटिक्स है? जी। मेरे भैया उस फ्लोर में, जिस फ्लोर में डिंपल जी बैठी थी, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। जी। धार्मिक स्थल अपने नियम कायदे कानून चलेंगे कि समाजवादी पार्टी के नियम कायदे कानून चलेंगे कि भाजपा के नियम कायदे कानून चलेंगे? धार्मिक स्थल के नियम तो अपने धार्मिक कानून चलेंगे ना भैया। मेरी हाँ। पार्टी या इनकी पार्टी के नियम अनुसार तो नहीं चलेंगे ना भैया। चलेंगे क्या? ऐसा संभव है क्या भैया? नहीं नहीं, ऐसा और कैसे जहां संभव? तक आप इस देश के विधायकों और सांसदों की बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में 35 साल के युवा, हाँ। पसमानदा युवा दानिश आजाद अंसारी को विधान परिषद के माध्यम से विधायक बना के राज्य मंत्री बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। इस उत्तर प्रदेश में अभी जो कार्यकाल समाप्त हुआ, उसमें अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन अशफाक सैफी नामक पसमानदा मुसलमान को बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसी उत्तर प्रदेश बस में यही इफ्तिखार करना, अहमद जान, पसमानदा और अरे साहब, अशराफ ही करना भैया। पसमानदा और बीच में बोल, अशराफ करना यानी लड़ाने से बात न आना, अच्छा तुम लोग लड़ाने बहुत से पिछड़ा बात तो न क्या आना, बहुत चाहे कुछ बढ़िया भी हो बोलो, जाए। बहुत बढ़िया ज्ञान लड़ाने मानो। हम से तो बात न कंफ्यूज आना, से बात करते हैं। लड़ाई जरूर होनी मतलब जब चाहिए, आप सड़क पिछड़ा बंटवारा गया जरूर तो होना आप चाहिए। हैं? जब आप वही दलित कह के लिए रहे कहो हैं, तब आप लड़ाई पिछड़ा, और हम बंटवारा कहें जरूर होना पसमानदा, हम चाहिए, कहें चाहे अशराफ, वो कुछ हो पसमानदा चाहे ना हो, 80%, तो वो लड़ाई और 80% बंटवारा पसमानदा जरूर करिएगा, जिसको ठीक पिछड़ा है? बना के रखा गया। ये खान साहब और फैसली की राजनीति करते अच्छा कौन रहे, है फैसल इस साहब, पिछले बनाया? समाज को, एक पसमानदा को फैसल राजनीति साहब कौन और करते आजम रहे। खान बनाया? साहब से जब तुम्हारा एक नेता मेरा भी नेता सवाल है, लोग जो जनता का पिछले सवाल है। की बात ये करता, हिंदू तब मुस्लिम के आप बीच तुम्हारे में जो नेता खाई लोग बट गई कौन है, सी खाई? जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? वो पीडीए की। हम जातिवाद जब की बात बात करते हैं करते हैं। पसमानदा की, आपके पेट में दर्द होने लगता है। हाँ। मतलब ये कौन सा दर्द यार भैया? आप पीडीए पे पूरी पॉलिटिक्स अपनी बेस करो, और मैं कह दूं कि मेरे कौम का पसमानदा जो पिछड़ा हुआ है, जो जो इस देश में दलितों से बदतर जीवन यापन कर रहा है, जिसके शिक्षा में, जिसकी चिकित्सा में, जिसकी सरकारी नौकरी में, जिसकी रोजमर्रा की आमदनी में जो दलित समाज से भी निचले स्तर पे, उस पसमानदा की जब चिंता की जाती है तो आपके पेट में दर्द होता है। वाह भाई वाह। सोच समझ भैया के समाज के लिए उस काम करो, दल के लिए पसमानदा मत को करो। जरा आरक्षण दे दो, समाज के लिए काम उस करो, दल के लिए पसमानदा मत को करो। जरा आरक्षण दे दो, जो दलितों के बराबर आरक्षण दे दो ना, दलितों के बराबर आरक्षण दे दो, ताकि उनकी स्थिति में कौन दे सुधार दे? आ जाए। नहीं, कौन दे दे? हाँ, कौन कौन दे दे? सरकार में कौन है? सरकार में कौन अरे है? भैया हितैषी तो सरकार में लोग जो कौन है? एक भाजपा है तरफा ना? वोट आप रहे, तब तो भाजपा कितनी कह बात रही करते थी, हैं, सुनिए, हमें कितना तब मुसलमान तो वोट देता है, भाजपा कह उसको रही तो थी गुमराह करता है, मंदरसूत्र समाज छीन भड़काने लेंगे, लगता है। तब वही तो तो आपके भाजपा पास वोट नहीं मंदरसूत्र बचा है, छिना रही थी, और आपके तब पास तो वोट नहीं भाजपा बचा, तो क्या भैंस बचा छिना है? रही थी, हाँ, तब तो तो वही भाजपा बचा है। मंदरसूत्र छिना रही थी, आजम चुनाव साहब, में भाजपा मंदरसूत्र छिना रही थी, आजम उन्हीं साहब, राजेश जी मुसलमानों से से। मैं विषय पे वापस जी लौट रहा हूं। ये तो भैया टसल चलती ही रहेगी। ये तो शाश्वत सत्य जी है कि आपके और नहीं, भाजपा आप के खुद बीच बताओ, में आप ये बताओ, ये भैया यूनिवर्सल बगल ट्रूथ है में कि बीच वो में बैठे टसल हैं, वो चलेगी, चाहे बताएं वो कि डिबेट पसमानदा हो के और दिग्गज चाहे में इनके पेट जमीन में दर्द की क्यों हुआ? जमीनी स्थितियां हो, उसमें तो चलता रहेगा। नहीं, लेकिन राजेश जी, पसमानदा आपको के क्या नाम लगता पे है इनके कि पेट में दर्द क्यों? एनसीईआरटी में जो बदलाव किए गए उसमें विशेषज्ञों की सलाह ली गई है, या उसमें एक तरफा तरीके से एक कोई कमेटी बनी, उसने अपना जो सुझाव रखे उसको मान लिया गया? क्या आपको लगता है? आप तो साथ साथ किताबें राजेश इतिहास की भाई लिख चुके हैं। वो यहाँ पर जो पुराना इतिहास है, वो नया इस इतिहास सब समय मिलाकर आपने बहुत सारी चीजें उसमें लिख जी दी हैं। लेकिन आपको जी क्या लगता है, इस बीइंग ए एक्सपर्ट, बिल्कुल को आपको लगता है कि बिल्कुल एक्सपर्ट्स की नहीं, राय ली गई होगी? जी बिल्कुल नहीं। इसमें सब मनमाने तरीके से मनमाने तरीके से तोड़ मरोड़ को, अगर जुल्म और सितम की कहानी इतिहास में इनको शामिल करना था, जी। तब फिर मैं कहता हूं कि पुष्यमित्र शुंग के इतिहास को भी पढ़ाओ। नांगेली नाम की औरत जिसने ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम देने से मना कर दिया, जी। उसका भी इतिहास पढ़ाओ। डॉक्टर अंबेडकर को चावदार तालाब में पानी नहीं पीने दिया गया, उसका भी इतिहास पढ़ाओ। काला राम मंदिर में बाबा साहब को, डॉक्टर अंबेडकर को घुसने नहीं दिया गया, उसका भी इतिहास पढ़ाओ। अभी हाल में दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर है,
वहां हाँ। द्रौपदी मुर्मू को घुसने नहीं दिया गया, वो गेट पे खड़ी थी और रेल मंत्री ब्राह्मण समाज का वो गर्भगृह में खड़ा हुआ था और द्रौपदी मुर्मू बाहर खड़ी थी। ये भी पढ़ाओ। और कोविंद को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, पुष्कर के मंदिर में सीढ़ियां नहीं चढ़ने दिया गया, उन्होंने पूजा अर्चना पुष्कर के मंदिर की सीढ़ियों पर संपन्न की। ये भी पढ़ाओ। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, मनमाने तरीके से जो चाहते हैं ये सब थोपते हैं। मनमानी की हुकूमत चल रही। अगर इनको चर्चा करनी होती तो ये जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए, पहले वहां के गार्जियन से पूछते, वहां के टीचर से पूछते, वहां के बच्चों से पूछते। इस समय बच्चे, नौनिहाल बच्चे 5-5 साल के, वो 3-3 किलोमीटर नहीं जा सकते, उनके स्कूल बंद कर दिए गए। जो कुछ यहाँ होता है बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी समाज से पूछ के, बिना पब्लिक से पूछे, सीधे अपने फरमान जैसे तानाशाह लागू करता वैसे लागू हो कर दिए जाते हैं। इसमें फैसल किसी साहब, से आप पूछा नहीं जाता। फैसल साहब, आप इस पर काउंटर करिए और आप फाइनल कमेंट भी करिए जी। देखिए, फाइनल कमेंट और मतलब कुल मिला के अंतिम बार मुझे अगर अपना विषय रखना है। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया, क्योंकि हम लोग विचार पूर्ण दल है और हाँ। लोग क्या है ये मुझे नहीं, हम हाँ। विचारों के आधार पे चलते हैं और हमारे विचारों के हिसाब से जो हमें भविष्य में अपने बच्चे, अपनी संतति को बात जानकारी में डालनी आवश्यक लगेगी, उसको हम अवश्य डालेंगे। हाँ जरूर है, हम आम जनता के रूप में जो विषय हम उस जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक प्लेटफॉर्म पे उस जगह पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि किसी से पूछते नहीं है। क्या सड़क मोहल्ले एक आदमी से पूछा जाएगा क्या? एक उस स्तर के जो मानसिक स्तर के लोग होते हैं उनकी कमेटी होती है, उस कमेटी के माध्यम से भैया इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तो बुरा लगना आपको लाजमी है, ये तो एक नेचुरल चीज है कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई काम करेगी तो कांग्रेस और सपा के लोग उसकी तारीफ नहीं कर सकते, राजनीतिक मजबूरी भी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन अपनी मंशानुरूप, तो अपनी मंशानुरूप के भी विचार हम सरकार तक पहुंचाएं एक बार। दूसरी बात, अगर हम बात को फैसल भाई, आपकी सरकार ये काहे भूल गई कि डॉक्टर अंबेडकर को चावदार तालाब में पानी नहीं पीने दिया गया, कालाराम मंदिर में घुसने क्यों नहीं दिया गया? ये आपको क्यों नहीं डिस्कशन के अंतर्गत किताबों में क्यों नहीं लाने की जरूरत है? दलितों को सताया गया, भ्रष्ट टैक्स सिस्टम लागू किया गया, पहला बच्चा दलितों का बहा दिया जाएगा, वो गंगा में बहा दिया जाएगा, जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के नीचे आदमी को कुचल दिया जाएगा। इतिहास में शामिल करिए ना। फैसल साहब की पूरी आवाज, पूरी बात आ जाए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। राजेश भैया, जब ये हुआ है, जी फैसल भाई, जी फैसल भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया था। कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया था बाबा के साथ? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे भैया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू महासभा के लोग थे। हिंदू महासभा जो आपकी जनसंघ बनी, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी बनी, जो आपकी आरएसएस है, ये सब लोग, आपका उद्गम वहीं से है, आपका उद्गम वहीं से है। ये वही सोच है, ये वही सोच है भारतीय जनता हाँ आजम साहब, आप भी फाइनल कमेंट करिए। सोच काम कर रही है। ये कह रहे थे ना जब विचारों की पार्टी है, तो वो वही सोच लेके आई है ये पार्टी। वो पार्टी इसीलिए परेशानी है, वो सोच अभी जिंदा कर रहे हैं। क्या सामंतवादी सोच से काम चलेगा? क्या मनुस्मृति से देश चलेगा? क्या भारत का संविधान कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा नहीं दे पाएगी, जिनका जवाब भाजपा नहीं दे पाएगी। उसी सामंतवादी सोच को भाजपा मानती है, उसी सामंतवादी सोच को भाजपा मानती है। हिंदुत्व की चर्चा आज देश में नहीं, विश्व के कोने कोने में हो रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द है मेरे मित्र। उसी सामंतवादी सोच की चर्चा हो रही है, हिंदू और मुस्लिम की चर्चा नहीं हो रही है। उस सामंतवादी सोच राजेश जी, आप अपनी पूरी बात खत्म करिए। गौतम साहब, फाइनल कमेंट करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इतिहास की हकीकत को पढ़ाना है तो सारी सच्चाई को संपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाए। ये चुन चुन के इतिहास ना कि पढ़ाया जाए। अगर आपको सच्चाई बतानी है हमारे नौनिहालों को, तो पूरी पूरी बताई जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब हम जो चाहें वो पढ़ाएं
और जो नहीं चाहें वो न पढ़ाएं। आपका नहीं बहुत बहुत चलेगा। धन्यवाद। आजम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी, और फैजल बहुत बहुत साहब आपका शुक्रिया। भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी राजेश भाई। चर्चा हुई। थैंक यू। एक विषय आया है जिसमें राजेश जी और आजम साहब ने ये कहा है कि कुछ ऐसे विषय हैं जो मुझे लगता है किताबों में रखे जाने चाहिए, बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, बिल्कुल, वो अभी बिल्कुल। और अछूते कहना, हैं, हम और प्रत्येक सेलेक्टिव नहीं नागरिक होना का चाहिए। कहना, अगर हमारा पाठ्यक्रम कर्तव्य, हम कहेंगे बदला जा आपकी रहा बात, है हम अपने तो मन उसमें की बात सेलेक्टिव कहेंगे, ना आपकी हुआ बात है, जाए। आप लोग कहें। तमाम ऐसे विषय हैं जो उसमें रखे जाएं, वो भी भावी पीढ़ी को पढ़ाए जाए। आप तीनों लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। शुक्र मेहमानों की राय आपने जानी, सभी के अपने अपने तर्क रहे, पर यह सही है कि 78 साल बाद किसी भूल में सुधार किया जा रहा है। यह समय की मांग है। हम गलत तथ्यों को कतई नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर भारत की भावी पीढ़ी की नींव कमजोर हो जाएगी तो फिर इमारत कितने दिन टिकेगी, यह सभी को पता है। चलते चलते स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। नए विषय के साथ कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, नमस्कार।